खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। रन डाउन और फिर अपने मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। एक अहम शख्सियत हमारे साथ हैं। भुट्टो साहब के हवाले से एक फ़ैसला जो आया है बड़ा उसको हम अप्रीशिएट करते हैं, लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि अपने वक्त पे भी क्या फ़ैसले दुरुस्त हो पाएंगे, हम उस मकाम पर पहुँचेंगे। बहरहाल एक तारीख़ी तौर पर तो विंडिकेट हुए वो जो एक आम राय थी, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक के मोहर की तस्दीक उस पर लगा दी। इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना की बजाय वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा। इस हवाले से उनके क्रीडेंशियल्स पे भी बात होगी। इलेक्शन कमीशन का जो KPK का जो फ़ैसला है कि जी मखसूस नशिस्तों के उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में, और करारदाद सेनेट में जमा करवाई है PTI ने। इससे क्या उनकी रिहाई मुमकिन होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा जनाब मुस्लिम लीग नून पेंटेरियन, बहुत सीजनड पॉलिटिशियन जनाब हनीफ अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, पहले दो चीज़ें, अब आपको एक बड़ी साइजेबल मेजॉरिटी मिल गई है, आप आइन में भी तब्दीलियां कर सकते हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसमें शायद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पहले भी लॉ मेकिंग हुई और अब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी एक टेन्योर तय किया जाएगा, और शायद निगरान हुकूमतें जो हमारे यहाँ ही रिवाज है, हमसाये में तो नहीं है। तो क्या इस बारे में हमें आप कौम को कुछ बताएंगे कि कौन किस तरह की पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाने का आपका इंदिया है? फिर बात बढ़ाते हैं आगे। जनाब हनीफ अब्बासी साहब। कायद साहब, पहली बात तो ये कि अभी ये बहुत जो आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत कबल वक्त है। अभी तो आपको पता है कि गवर्नमेंट फॉर्म होती ही ग्वादर वाला इशू सामने आ गया। प्राइम मिनिस्टर कल भी उधर थे, आज पेशावर थे, मेरे ख्याल कल दोबारा शायद उन्हें जाना पड़े ग्वादर, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट की तश्कील है, और फिर साथ साथ जो इत्तेहादी हैं उनके साथ अभी ये मैं देख रहा था कि हमारा ये पूरा मार्च जो है वो इलेक्शन में गुजर जाएगा। यानी अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, फिर सेनेट का प्री इलेक्शन है, फिर थर्ड वीक में पूरा वो चेयरमैन और ये सारा इलेक्शन है। तो कहने से मुराद ये है कि ये तो हमारा पूरा मार्च जो है इलेक्शन में गुजरते हुए जाएगा। लेजिस्लेशन की बारी बाद में ही मेरा ख्याल आएगी, और उसमें जो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का बात की है और उसमें टेन्योर की बात की है और कुछ चीज़ों की, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें बहुत सारे जगह के ऊपर रिफॉर्म्स करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी इतनी पावर अब हमारे पास आ गई है कि हम उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल बैठ के अपने इत्तेहादियों के साथ और फिर पार्टी लेवल के ऊपर अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये किसी चीज़ का जिक्र नहीं हुआ कि मैं यहाँ बैठ के आपको उसका आंसर दे सकूँगी। यानी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं एक और लेकिन इसके अलावा एक और भी इशू है ना, 18वीं तरमीम के हवाले से भी आवाज़ें आ रही थी कि वो इतनी कोई यानी खुश नहीं आई बाज़ तबकों को, तो मतलब है। लेकिन आप हमें बता रहे हैं कि कोई अभी ये अभी ज़ेर बहस नहीं है ये मामला। नहीं कायद साहब, बिल्कुल कोई ज़ेर बहस नहीं है। और अभी आप जब बिलावल साहब की जो स्पीच हुई है, देखिए इस पार्लियामेंट के हवाले से हमें 2-3 चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। मैं आपको याद होगा 2003 से 13 तक 10 साल, कोई मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी में भी मैक्सिमम 4 साल लगते होंगे, 10 साल कंटिन्यू, ये 2-2 साल वाला टेन्योर नहीं था बल्कि 5-5 साल वाला टेन्योर था। लेकिन जो इस वक्त जो अफसोस हो रहा है ना कायद साहब, वो मुझे बताने दें। 2003 की जो मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुआ 2002 में, उसमें जो असम्बली थी उसका मेयार बहुत बुलंद था। 2008 में वो मेयार कोई 30% कम हो गया, 2013 में वो 60% कम हो गया, 2018 में 80%, और आज तो सूरत हाल ही बिल्कुल डिफरेंट है। यानी उस वक़्त के लेजिस्लेटर, उस वक़्त के सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन आज वो कहीं नज़र नहीं आते। और परसों एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था जिस दिन, उस दिन ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, 2 घंटे की स्पीच थी, और अगर आपने देखा हो कि उसमें तमाम जितने इश्यूज़ थे उनको एड्रेस किया गया था, और फ्यूचर की क्या प्लानिंग होगी वो भी बता दिया उन्होंने। फिर दूसरी स्पीच जो हुई है, आपको पता है कि हम तो डे 1 से कोई एक पैदा भी हुए थे तो हम एंटी पीपल्स पार्टी पैदा हुए थे, जैसे आज माहौल पैदा किया जा रहा है, उस वक्त भी ऐसे माहौल पैदा किए जाते थे।
लेकिन जो बिलावल साहब की स्पीच थी नेशनल असम्बली के अंदर, अगर आप वो देखें और इसमें उनका एक बड़ापन देखें तो उसका इजहार भी मैं नहीं करूँगा तो मैं समझूंगा ये मैं बुक से काम ले रहा हूँ। कि देखिए एक लफ्ज़ उनके मुंह से निकल गया ज़रा जज्बात में, और मैं समझता हूँ कि उनकी जगह कोई भी होता तो वो ये कह सकता था कि भाई मेरा तो फ़लाँ 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 वालदा भी, मेरा नाना भी इस जमहूरियत की खातर कोई फांसी चढ़ गया, कोई कत्ल हो गया, मेरा मामा भी कत्ल हो गया, मेरे फ़लाँ भी कत्ल हो गए, लेकिन आप कौन होते हैं, यही उन्होंने कहा ना। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन अल्फाज पे माजरत की, और बाकी जितनी उनकी स्पीच थी आज भी दोबारा अगर आप सुन लें तो वो स्पीच एक अच्छे मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन की। बिल्कुल सही। ये बात मैंने क्यों की है काई साहब? जी जी, ये बात मैंने इसलिए की है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे जो जो पार्टियां हैं वो अपना अपना नुक्ता नज़र एक अच्छे पैराए में बयान करें, जो इस मुल्क के लिए हो, जो इस जमहूरियत के लिए हो, जो इस पार्लियामेंट के लिए हो, ना कि मेरी ज़ात के लिए हो और हम इस पार्लियामेंट को गालम गलोच की तरफ लेके चले जाएं, हाथों में गंदी चीज़ें लेके पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं। तो ये तो लोगों की तरफ भी जहाँ जिनसे आप वोट लेके आए हैं वो भी शायद इस चीज़ को बर्दाश्त ना करें। दुनिया क्या कहेगी, हंसेगी हमारे ऊपर। और हम किस दौर से गुजर रहे हैं काजी साहब? हम उस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर हमने इन लोगों को जो इस वक्त गुर्बत, महंगाई और इस वक्त बेरोज़गारी की चक्की में पिसे जा रहे हैं, उनको निकालना है तो सब ने मिल के निकालना है ना। अब वजारतों को एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं आपने लेना, आपने यहाँ पे आप प्रिविलेजेस के लिए तो नहीं आगे कि आप प्रिविलेज हासिल करेंगे, नहीं। यहाँ पे आप आए हैं भाईजान, वो कहते हैं ना पत्थर बांधना पड़ेगा और सही मानों में बांधना पड़ेगा, फिर इन मुश्किल हालात से आप निकलेंगे जो मुल्क जिस जहाँ से गुजर रहा है। अच्छा, अब एक और मैं यानी एक आप सवाल और कि ये जो भुट्टो साहब का फैसला है, क्या आप भी इस तरह से जो आप समझते हैं कि पनामा के हवाले से फैसला हुआ था वो अनडू तो हो गया है, लेकिन इस तरह का कोई मोहर तस्दीक जो है इसके लिए भी रुजू कर सकती है आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से पनामा के हवाले से? मैं देखिए मैं मेरा कहने से मुराद ये है कि ये तो अब लीगल एस्पेक्ट होंगे, उनको देखा जाएगा, उसके मुताबिक डिसीजन लेगी लीगल जो हमारी टीम है। लेकिन काई साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं 10 साल पहले एक केस में आया, 10 साल पहले मुझे क्या बनाया गया आप जानते सारे केस को। ये बात है 21 जुलाई 2012 की, ठीक है सर। 10 साल के बाद मुझे बल्कि 2023 में मेरा फैसला आया 18 अक्टूबर को, और उसमें कहा गया कि फॉल्स केस था और ये पॉलिटिकल वेंडेटा था और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ये लिखा हुआ है ना उसमें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जी जी बिल्कुल। अब इस सारे सिलसिले में पूरे 10-11 साल के एरिए में मैं भागा नहीं सर। काजी साहब जरा बात गौर से सुनिएगा। जी बिल्कुल सुन। या तो हो ना कि मैं उसमें 5 साल एब्सकॉन्डर रहा हूँ, फिर आके मैंने सरेंडर किया है तो फिर आपने मुझे रिलीफ दिया है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब आप देखें कि मैं वहाँ पे हर अदालत में डे 1 से पेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मेरी बेल हुई, उसके बाद मैं ट्रायल में गया, ट्रायल कितना अर्सा चला, उसके बाद मैं जेल में गया। यानी हर जगह मौजूद होने के बावजूद वो कहते हैं ना जिसने काम किया उसको छुट्टी ना मिली। यानी जिसने बिहेव किया, जो भागा नहीं, जो खड़ा रहा अपने कोर्ट के अंदर, उसको भी इंसाफ लेने के लिए भाईजान कितना अर्सा लग गया? 10 साल 11 साल। 11 साल। इस 11 साल के अंदर पुलों को नीचे से कितना पानी बह गया होगा आप अंदाज़ा लगाएं। फैमिली, कारोबार, हमारा उठना बैठना, हमारे 2 इलेक्शन जिनके लिए हम बचपन से, यानी हम एक पॉलिटिकल वर्कर है ना, हमको मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा तो नहीं हुए, या हमें किसी ने सियासत सिखाई तो नहीं है ना, या हम किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के सियासत सीख के तो नहीं आए ना। हम तो गली मोहल्लों में अपने हाथों से लेवी वाले पोस्टर लगाते रहे हैं, हमने कुर्सियाँ लगाई, हमने दरियाँ बिछाई, और हम इस मुकाम तक अल्लाह ताला के फजलो करम से पहुँचे। उसको 10-11 साल लगे। इस सिस्टम को तो ठीक होना है कि नहीं होना। अगर कोई गुनाहगार है तो वो जल्दी अपने इंजाम को पहुँच जाए, अगर कोई बेगुनाह है काजी साहब तो वो जल्दी उसको रिलीफ मिल जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह कब्रों में इंसाफ मिला, कब्र में इंसाफ के अलावा जहां जहां मौका मिले आपको
भुट्टो साहब को कब्र में इंसाफ मिला, हम ये कह सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मगर अच्छा, मैं थोड़ा सा कितना बड़ा आप जी, मैं एक और पहलू, एक और हवाले से आता हूँ। आज बानी पीटीआई ने मीडिया से बात की है और फिर लगता है जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो फिर वही मुतालबा कहते थी 4 सीटें खोल दें, नूर आलम साहब की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की और औन साहब की, और एक आध और कुछ कह रहे हैं। तो फिर यही लगता है कि घूम फिर के हम वही जो है वहीं पे आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। यह मुतालबा उनकी तरफ से आया है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक आई है प्रेस रिलीज हमारे कोर कमांडर्स की, उससे वो कुली तौर पर एग्री भी करते हैं। तो इस पे आपका मुझे कमेंट चाहिए। और यही 4 सीटों का मामला फिर आ गया। काई साहब, पहली बात तो ये है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें। बहुत सारे आपने इन दिनों में अल्फाज सुने होंगे। मुझे अभी जब मैं आपके इसमें आया स्टूडियो में, तो एक रिपोर्टर है आपका पुराना, जिसने उसको कवर किया था मेरी गिरफ्तारी को। तो उसने कहा कि जब वहाँ पे ऐसे कुछ स्लोगन लगे तो आपने गिरफ्तारी के दौरान उस गाड़ी से डबल कैबिन से शीशा नीचे करके अपने लोगों को मना किया, और फिर उसके अलावा आपने अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई को बुरा भला कह के अदालत से रुखसत हुए, यानी वो जाने नहीं दे रहे थे, आप वहाँ से गए। तो मेरे कहने से मुराद है, मुझे पता था ना भाईजान, ये मुल्क मेरा है ना, और ये बच्चे भी मेरे हैं। यहाँ मैं किसी की माँ की गोद उजाड़ दूँ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, या मैं इस कचहरी को आग लगवा दूँ, तो क्या आज आप मुझे उस पैराए में देखते जिस पैराए में आज मुझे देख रहे हैं? तो यहाँ क्या स्लोगन उठ रहे हैं, सुने तो सही। उन्होंने कहा, कल असद ने कहा, ये जो स्पीकर थे असद कैसर साहब, स्पीकर रहा है वो बंदा कह रहा है कि बगावत ना हो जाए। कुछ कह रहे हैं हम फलां जगह को ढाका बना देंगे, फलां कह रहे हैं कि अगर मेरा लीडर नहीं, जिनका जिक्र आपने किया बानी पीटीआई का, खुदा के लिए भाईजान ये पाकिस्तान होगा तो मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत पामाल नहीं होगी। ये ज़रा मैं इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, उनकी इज्जत महफूज रहेगी। ये पाकिस्तान होगा, हमारी माल जान महफूज रहेगा। हम दोबारा MNA बन जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वज़ीर आला बन जाएंगे, मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बन जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता जिस डगर पे आप चले हैं, ना मजाक बनाएं। ये चस्का बड़ा मज़ेदार है कि आप किसी को, ये पॉपुलर सियासत क्या है कि आप किसी को गाली दें। इसके मुकाबले में आप कार्डियोलॉजी को अपलोड करें, यूरोलॉजी को अपलोड करें, 20,000 लोग देखेंगे। मैं गाली दूं, 10 लाख लोग देखेंगे। तो फिर उसके नतीजे में होगा क्या भाईजान? फिर मेरे मुंह में खाक। फिर कैंपों को याद करें, जो अरबपति खरबपति की बेटियाँ, बीवियाँ और बच्चियाँ जो इस वक्त इराक, शाम और लीबिया के कैंपों के अंदर हैं और 3 वक्त के खाने के लिए प्लेट बाहर इस तरह हाथ के साथ करती हैं। अच्छा, ये बताइए, कोई बाउंड्री होनी चाहिए ना। यकीनन हमने इस हद तक सियासत करनी है, इसके बाद अपनी जात को कुर्बान कर देना, लेकिन मुल्क को कुर्बान नहीं होने देना इंशाल्लाह। ये तो सोचे। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हनीफ अब्बासी साहब, कुछ कैबिनेट की फॉर्मेशन में बात हो रही थी, क्योंकि रवायती तौर पे आपके वज़ीर ख़ारजा हमेशा इसहाक डार साहब हुआ करते थे, मगर अब किसी बैंकर का नाम आ रहा है, जांजेब साहब, HVL के गालिबन वो CEO हैं। तो अब कह रहे हैं जी तबीयत उनकी शायद ठीक नहीं है, वजारत ख़जाना के लिए उन्हें वजारत ख़ारजा दी जाए। तो ये इंटरनल फैसला है या इसके पीछे क्या हिकमत है? क्योंकि ये बहुत अहम एक स्टाल वार्ट हैं आपके इसहाक डार साहब, तो कहीं से कोई इनके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, मेरे तो वो पीरो मुर्शद भी हैं और एक की जगह के हम बैद भी हैं। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई डिसीजन मेरे इल्म में नहीं है, और ना वो बीमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इस इलेक्शन के दौरान जो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी पार्टी की तरफ से, यानी वो हमारे समझें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और हमारी वो कैंडिडेट से लेके और उनके इंटरव्यू से लेके पूरे इलेक्शन को मॉनिटर कर, हमारी टिकट्स को मॉनिटर कर रहे थे, इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, और वो 20 घंटे काम करते थे। काई साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, 20 घंटे काम करते थे। अभी ये जो कैबिनेट की फॉर्मेशन है,
ये 3 लोगों को पता है, 3 लोगों को, बाकी सब तुक्का लग रहा है जी कि फलां भी बन गया, हनीफ बासी भी बन गया, फलां भी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 3 लोगों को पता है, जिसका इजहार जैसे पंजाब कैबिनेट का आज हो गया है, उसका इजहार कल नहीं तो शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद हो जाएगा। और वो 3 लोग हैं, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनकी अप्रूवल से ये पूरी कैबिनेट बनेगी, शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी। इन 3 लोगों को मालूम है आज की डेट में कि कौन कौन से पोर्टफोलियो के अंदर वजीर बन रहा है। ये बुला बुला के पूछा नहीं जा रहा कि भाईजान आपने कौन सी वजारत लेनी है, आपने कौन सी लेनी है। वो पार्टी को जैसे किसी जगह के ऊपर भी आप जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है तो वो पता है कि मैंने अपने किस बंदे को कहाँ पे प्लेस करना है। अच्छा, ये मैं आपकी बात अगर समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट आउट ऑफ द रेस करेगा। मैं पहले कहा, यानी इसाक डार साहब इसका मतलब है आउट ऑफ द रेस नहीं है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ओके 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 ओके। अच्छा, ये बड़ी बड़ी खबर है आपकी, क्योंकि जाहिर है उन्होंने हमेशा इस तरीके से। अच्छा, अब एक जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि नए पार्लियामेंट में कुछ लोग आ गए हैं, कुछ जो है जो अपोजिशन है मेन आपकी शायद फर्स्ट टाइमर उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन एक जो महाजराई है वो बड़े, और आपने बड़ा इशारतन और बड़ी हिकमत से आपने बात की। अब उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ख्याल में कि जी वो एक जलसा करेंगे KPK में। तो ये हीलिंग कैसे होगी? ये जो इतनी ज़्यादा, यानी देखें ना, आपने ख़तरात का जिक्र किया, तो अगर हम 2-2 कदम पीछे नहीं हटेंगे या एक एक कदम आगे दूसरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो अब्बासी साहब इतने मुश्किल वक्त में, इस मैशत में ये सियासी माजराई, डू यू थिंक वी कैन अफोर्ड? नहीं कर सकते। और कायशा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने भाई मेरे ने किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री किया, उन्होंने अपनी स्पीच में एग्री किया। मैंने अपने लोगों का, मैं दीवार देखे ना, वहाँ मैं अपनी लीडर पूरे 3-4 मियाँ साहब, और जब शहबाज साहब आए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर का वोट था, तो हंगामा आराई के दौरान मैं उनके सामने खड़ा रहा। फिर एक दो दोस्त हमारे जो कूदना भी चाहते थे उनको भी रोका गया, क्योंकि हम हुकूमत में हैं, हमें बर्दाश्त करना है, हमें अपोजिशन नहीं बनना। लेकिन हाँ, कोई आपके गिरेबान तक आ जाता है, कोई आपकी लीडरशिप के गिरेबान तक आ जाता है, तो फिर तो मुमकिन नहीं है ना काजी साहब कि आप खड़े होकर कह रहे हो इंटेलेक्चुअल्स की तरह, नहीं भाई ऐसे नहीं करते, नहीं भाई इस तरह नहीं लग जाएगी, नहीं, फिर तो आपको मुकाबला करना पड़ेगा ना उनका। बदकिस्मती से इस वक्त ये जो आपने कहा फर्स्ट टाइमर, बड़े बड़ी दुनिया आई है, बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी डिसेंसी का मुजाहरा किया है। लेकिन इसके अंदर एक शख्स ज़रूर मौजूद है, आप माने या ना माने, जो इस पाकिस्तान के अंदर तमाम कुव्वतों को, तमाम यानी रीजनल पावर्स को भी, जो जिस तरह बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, सिंध की पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़ जो हैं, KPK से अगर कुछ हैं, उनके बड़े हैं, उनके बुज़ुर्ग हैं, उनकी छतरी के नीचे इकट्ठा कर, पाकिस्तान की छतरी के नीचे इकट्ठा कर सकता है तो उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और ये एक दफ़ा नहीं किया उन्होंने कई दफ़ा उन लोगों को इकट्ठा किया है। एक पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी। अच्छा, एक पार्टी कहती है कि मैं ना मानूं, उनको बताना पड़ेगा, आप इंटेलेक्चुअल्स को भी उनको कन्वे करना पड़ेगा, और कि भाई बात बैठकर होगी, और बैठने के बाद जो डिसीजंस होंगे, माई लास्ट क्वेश्चन, सारे के सारे मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे तरक्की करेगा, मैं फ़ायदा उठा सकूं आपसे। एक तो माई फाइनल क्वेश्चन, देखिए कुछ इतराज़ात, अहमद वली साहब एक ज़बान बोल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या रोल अदा करेंगे? और ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये आप कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो इस हवाले से भी अगर ये सीटें ना भी आती हैं आपके पास, तो आपकी गवर्नमेंट तो थी, इस पर ज़रा अपना टेक दे दीजिएगा, ख़ास तौर पर ये जो डिसेंट की आवाज़ें हैं जो अभी भी शामिल हुई हैं PTI के साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें आइनी हैं, कानूनी हैं, उसको किसी सूरत, देखिए तरजीह लिस्ट आपने देनी है एक टाइम तक। उसमें मैं सिर्फ छोटा सा इजाफा करूं, अगर आपकी तरजीह लिस्ट ख़त्म हो जाती है तो आप नए नाम दे सकते हैं। एक पार्टी अगर तरजीह लिस्ट ही नहीं दी जिसने, तो वो तो आइन आपको इजाज़त नहीं ना देता, कानून नहीं, आइन आपको इजाज़त नहीं देता, तो आप कैसे उनको स्पेशल सीट दे सकते हैं? अब जो स्टे हो गया है, मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट ने दी है। पेशावर, जी हाँ। हाँ, तो वो
वो वही फैसला दिया ना निशान की तरह, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करेगा, तशरीह करने के बाद वो फैसला अंडू हो जाएगा। अब देखें ना, आइन और कानून के मुताबिक अदालतों को भी फैसला करना चाहिए। ये कैसी है कि आप पेशावर से जाके स्टे ले आएँ, सुप्रीम कोर्ट आइन पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो फैसला दूसरा दे देगा। आप ये तरीक़ाकार, यही वाली बात जो आपने मेरा आखिरी सवाल, मैंने आपसे बड़ा टाइम लिया अब्बासी साहब, ये जो सियासी कैदियों का मामला है, इस पे भी क्या कोई रिकन्सिलिएशन की बात हो सकती है? जिन्होंने जुर्म किया है उनको तो बुक करें, लेकिन जो सियासी कैदी बहुत से हैं, इसमें एक अच्छा जस्चर नहीं जाएगा अगर कोई पॉजिटिव फैसला आए तो? आपने देखा होगा जी शहबाज शरीफ साहब की स्पीच को, उन्होंने उसको मेंशन किया आप वाले सवाल को, और मैं तो डे 1 से आपके प्रोग्राम में भी कह के गया था, और आपके प्रोग्राम में आने का सीधी सी बात है, इसलिए भी दिल चाहता है कि वो प्रोग्राम करके गया तो मैसेजेस का ढेर लग गया, और मुझे उम्मीद है कि आज भी लग जाएगा। तो कहने से मुराद ये है कि उन्होंने तो कहा ना, उन्होंने कहा जो लोग तो 9 मई के मुलजिम नहीं, मुलजिम ही है अभी तक, तो वो तो नहीं छोड़े जाएंगे, और जो नहीं है उनको मैं भी कहूँगा काजी साहब, डंके की चोट पे कहूँगा, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि थानों में लोगों को बंद कराएं। हम वो लोग नहीं हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने लोगों की बात, जो झूठी FIRs के जरिए लोगों को दबाएं। आपने बड़ी पॉजिटिव नोट पे हमेशा बात खत्म करते हैं, अल्लाह करे इसी तरह हो। इज ऑलवेज वेरी काइंड ऑफ यू टू स्पेयर टाइम फॉर अस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब साथ होंगे, इन तमाम मामलात पर उनसे भी हम रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दानिश्वर, कानूनदान, पॉलिटिशियन और दानिश्वर जनाब मोहतरम एतजाज़ एहसन साहब ने। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो तारीख़ ने तो पहले ही विंडिकेट कर रखा था चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को, मगर आज चलो अच्छा हुआ, मोहर तस्दीक सब तो हो गई, जो पीपल लोगों की राय थी, जो तारीख़ की राय थी। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? चूँकि कुछ लोग जिन्होंने वो स्ट्रगल देखी, वो सानिया देखा, उनके दिल में तो दर्द जागा भी है। इट इज़ लिटिल लेट, क्या कहेंगे? नहीं, बेशक लेट है, बहुत ताख़ीर से आया ये वजाहत आई है, और उनकी बेगुनाही के मुतल्लिक़ ये फ़ैसला आया है, बहुत ताख़ीर से आया है, और बट बेटर लेट देन नेवर। इस पे मैं समझता हूँ कि जो सबसे जिनकी वजह से ये सारा मामला दोबारा परखा गया है, वो क्रेडिट देना पड़ेगा टू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। ये उन्होंने 2011 में ये रेफरेंस बनवाई थी, और एक सवालात पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से। उनका कहना ये था कि मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये इल्म है कि ये अब ना उसको ज़िंदा कर सकते हैं शहीद को, ना ये कर सकते हैं कि उसको कोई ज़्यादा रुतबा दे सकते हैं जितना उसका है, पर ये एक लोगों के ज़हन में एक उलझन सी है, और इसको ज़हन में साफ़ होना चाहिए कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो उसको गुनाहगार कहना उस केस में, नवाब मोहम्मद अली ख़ान के कत्ल में मुलव्वस पाना, ये गलत है। और वो आज हो गया, और काजी फैज़ ईसा साहब को भी मैं इसलिए एक समझता हूँ कि तहनीत के लायक है कि उन्होंने 9 जजेस का बेंच बना दिया, इस इशू को लिया। ये एक टॉर्चर किया हुआ इसने लोगों ने। मुझे आज जितने फ़ोन आए हैं जियालों के, वो बहुत खुश भी, वो क्लाउड 9 पे भी हैं और रो भी रहे हैं, आंसू भी बह रहे हैं उनके। तो ये एक पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा क्लेंजिंग ये था मामला। और आपने देखा जैसे चेयरमैन बिलावल भी आप दीदा हो गए ये सुन के, उनकी फैमिली के लिए जी। और भुट्टो साहब के डिसेंडेंट्स के लिए ये बड़ा अहम था। तो मैं मुबारकबाद जहाँ भरपूर देना चाहता हूँ प्रेसिडेंट जरदारी को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को, बख्तावर बीबी को,
आसिफा भुट्टो जरदारी को, सनम भुट्टो को, सनम भुट्टो साहिबा को, फातिमा भुट्टो को और जुल्फ़िकार जूनियर भुट्टो, उसको भी, उनको भी, इन सब को बहुत मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक ईजिंग ऑफ टेंशन और ये वो सारा हुआ है, उनका नाम क्लियर हो गया है और ये मान लिया है, ये एतराफ़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इसको चेंज नहीं कर सकते, इस कन्विक्शन को अक्विटल में चेंज नहीं कर सकते, पर उन्होंने सारी प्रोसेस को देख के कहा है ये अनफेयर प्रोसेस थी एंड ही डिड नॉट गेट ए फेयर ट्रायल। अच्छा, so he is basically innocent because it was not rightfully convicted। ठीक। अच्छा, मैं एतजाज़ हसन साहब, हमने बेशुमार बातें की जिस तरीके से कानून और आइन की निगहबानी पिछले हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो वाई आई एम इम्पेल्ड टू आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगले दिन मेरे एक दोस्त भाई ने कॉलम लिखा, बहुत ही वो एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक अजीब बात कही, जमहूरियत हालांकि बहाल हो चुकी है, हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी इजाज़त के बगैर नाम नहीं ले रहा फ़िलहाल, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो सरमायादार हैं और जो बड़े खुशनसीब लोग हैं और जो ख़ास तौर पर रूलिंग फैमिली के करीब भी हैं, वो यहाँ से हिजरत कर रहे हैं। मलक रियाज साहब का भी नाम लिया उन्होंने, जो कि बहुत बड़े टाइकून हैं। तो अब तो जमहूरियत बहाल हो गई है, तो ये दिस इम्प्रेशन, ये इस पे आपका क्या, वाई सो लकी एंड फॉर्चुनेट पीपल आर स्केर्ड ऑफ देयर ओन कंट्री? पाकिस्तान दरअसल एक बड़ा मुश्किल मुल्क हो गया है। अब आप देखें यहाँ आज ये दुनिया की वाहिद की मुमलिकत है, वाहिद जिसमें 5 मिनट के अंदर लिंच मॉब तैयार हो जाती है, 5 मिनट के अंदर, और वो उसमें सलाहियत होती है कि वो आग लगाए, जलाए, मारे, डंडों से मार मार के बंदों को पत्थर संसार कर करके बंदों को और मार दे। और किस बात पे कि एक खातून ने एक प्रिंट पहना हुआ है और उस पे वो सारे इकट्ठे हो जाते और कोई किसी से नहीं पूछता कि भाई ये क्या हुआ है। वो कहते हैं जी बेहुरमती हो गई, क्यों उसने लिबास वो पहना हुआ है। कोई उसके बाद ये तस्दीक करने को तैयार नहीं है कि उसका कुछ वो कोई है भी कि नहीं। अब वो आफरीन है उस मसीही दुकानदार पे जिसने उसको बिठाए रखा या खड़े रखा अपनी दुकान में। इन बलवाइयों ने तो दुकान भी जला देनी थी उसकी और उसको भी जला देना था बीच में, पर आफरीन है उस मसीही को, पर जिसने उस बीबी को अपनी दुकान में रहने दिया। यानी क्या जाए जाए जाए, और क्राउड को भी कहता जी मेरा कोई हाथ नहीं है, जाए। और आफरीन है उन इमाम साहब पे भी जो करीबी मस्जिद के इमाम थे, जो वहाँ खुद चल के आया और उसने आके संभाला और कहा कि कोई ये आयत वायत नहीं लिखी हुई। भाई आपको पता ही नहीं है कि आयत है कि नहीं है और आप बंदे को मारने चले जाते हैं। आप ये वाहिद मुल्क है जिसमें भट्टी में एक नौब्याते क्रिश्चियन जोड़े को आप कसूर में जलती भट्टी में फेंक देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो बस एक किसी ने कहना है बस कि ये जो है ये इसने गुस्ताखी कर दी और लोग आके खुद मारना शुरू कर देंगे। तो ये डेंजरस प्लेस है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया में आप साथ देखें, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और रहनुमाई चाहता हूँ। आप ये जो फैसला आया है, मैं थोड़ा सा कानून की तरफ भी ज़ाहिर आपसे रहनुमाई ज़रूरी होती है। ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुक्मरान पार्टियों के हवाले कर दी गई हैं और स्टे दे दिया है जो KPK गवर्नमेंट ने। व्हाट इज़ योर लीगल ओपिनियन ऑन दिस? ये हैंड ओवर की जा सकती थी सीटें अगर उनका राइट नहीं भी था जो आज़ाद उम्मीदवार हैं? जनाब इत्तेज़ाज़ साहब, ये राइट था आज़ाद उम्मीदवारों का, हैंड ओवर करनी तो बात की बात है। देखिए इसमें एक चीज़ समझने के लिए मैंने आपको एक दो वक्त था कि मैं अकेला ही लगा हुआ था और आपको समझाया था कि आपसे मुराद है आपके नाज़रीन और सबको कि निशान जो पार्टी का होता है वो पार्टी का निशान नहीं होता,
पार्टी के 10 अफसर जो ओहदेदार हैं वो एक गलत इलेक्शन करा देते। फर्ज कीजिए कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत कराई पीटीआई, वो 10 गलत करा देते, वो उसमें धांधली करते, तो आप सजा 3 करोड़ वोटरों को दे देंगे कि उनको वोट ही ना वो डाल सकें, कि उनका निशान ही ले लिया है। अब ये हो ही नहीं था सकता ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब का फैसला है, जिस चीफ जस्टिस ने आज अपना बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा फैसला देके, और उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ इस फैसले की और इस चीफ जस्टिस की इस फैसले की बिना पर उस रोज़ इन चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने ये सोचा ही नहीं कि आप पार्टी का निशान सिर्फ नहीं ले रहे, आप 3-3.5 करोड़ वोटर, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे अगर 70% आबादी अनपढ़ है, तो आप उनसे वोट छीन रहे हैं। जबकि एक वोटर को भी आपने फहरिस्त से निकालना हो तो आपको एक दावा करना पड़ता है, और ये इलेक्शन एक्ट में है, पहले इलेक्टोरल रोल्स एक्ट में होता था, और उस पर आपको कोई 1-2 साल लग जाते एक वोटर को निकालने के लिए, और एक जुम्बिश कलम से आप करोड़ा वोटर को कर दें। तो मैं ये कहता था ये पार्टी का निशान है, ये पार्टी का निशान नहीं है, ये वोटर का निशान है। इनको 90 दिन के बारे में कहा, 90 दिन के 91 दिन, नॉट लेटर देन 90 डेज, ये गलत है, ये खिलवाड़ करते रहे। अब ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो सीटें हैं जी अब जी, इसको ये देख लें कि एक कानून में प्रोविजन, एक आइन में प्रोविजन है। कानून मातहत है आइन के, कानून में ये लिखा है, जिसके पीछे ये चल रहा है कि ऐसी जमात को वो पॉलिटिकल पार्टी को वो सीटें दी जाएंगी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, वो ऐसी जमात को दी जाएंगी जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो कंटेस्टिंग पार्टी। अब ये कानून में लिखा है, कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अहल नहीं है वो लेने के लिए। लेकिन आइन देखे क्या कहता है, अगर आइन किसी एक क्वालिफिकेशन देता हो कि भाई वोटर वो होगा जो 18 साल का होगा, साउंड माइंड का होगा, और जो पाकिस्तान में पैदा हुआ होगा या उसने अडॉप्ट की होगी नेशनल। अब उसमें आप एक अगर नई कदगंद लगा दें कि वो ऐनक भी पहनता होगा, तो फिर वो आइन नहीं उसको तस्लीम करता, वो आइन से तजावज़ है, वो आइन के मुतसादम नहीं पर आइन से तजावज़ है। अब यहाँ आइन से तजावज़ क्या कहता है, आइन क्या कहता है? आइन कहता है नंबर 1, हर सिटीजन को ये इख्तियार है कि वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनाए और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो। हाँ, मेरा बुनियादी हक है उन जो आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, उनका भी हक है कि वो किसी पार्टी, हाँ, आइन ये नहीं कहता कि वो पार्लियामेंट में हो पार्टी, या वो ज़रूरी है कि इनको शामिल होने के लिए वो पार्टी ऐसी हो जिसने कंटेस्ट किया हो। आइन तो नहीं कहता, आइन कहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, और मेरा हक है, मैं मेरी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। एतजाज साहब, मैं माफी चाहता हूँ, एक ब्रेक है, पॉलिटिकल पार्टी, एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ हैं एतजाज अहसन साहब, बहुत अहम सवालात और भी हैं। ये जो फॉर्म 45 डाले हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने, उनके बारे में बहुत सी आरा आ रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग भी, और कुछ ये क्या सिलसिला है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, एतजाज अहसन हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। एतजाज अहसन साहब, ये जो 45 फॉर्म 45 फाइनली डाला है उन्होंने, और उसमें अनामलीज़ की बात हो रही है, डू यू थिंक कि ये सिलसिला अब वंस फॉर ऑल ओवर हो गया है, वंस एंड फॉर ऑल, या यहाँ से मज़ीद लिटिगेशन निकलेगी और ये चीज़ें लेके लोग कोर्ट्स में जाएंगे? जो मुझे मेरी इत्तला है, मैंने फॉर्म 45 को ऐसा देखी नहीं, पर 2-4 कैंडिडेट से जो पता किया है, वो फॉर्म 45 जो उनको मिले हुए हैं उस रात,
उनमें इंटरपोलेशन बहुत हुई है जो वेबसाइट पे है, और वेबसाइट से झपट के इलेक्शन कमीशन ने उतार लिए हैं क्योंकि वो चोरी पकड़ी जाती है उससे। देखें, फॉर्म 45 का कुल जो है वो कुल हासिल वो होना चाहिए फॉर्म 47 में दर्ज। फॉर्म 45 है, हर पोलिंग स्टेशन से 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 पोलिंग स्टेशन से जो हर उम्मीदवार को वोट मिले हैं उसका हर पोलिंग स्टेशन पे लिखा जाए। अब जब फॉर्म 47 बनती है तो फॉर्म 45 के हर पोलिंग स्टेशन को आप एक हल्के का वो फॉर्म बनाते हैं, तो वो सब ऐड अप करके जितने वोट हर टोटल फॉर्म 45 में होते हैं वो सिर्फ एक एंट्री होती है फॉर्म 47 में, वो टोटल आ गए 70,562। अब यहाँ ये हुआ है कि एक साहब ने लिया है 70,562 और दूसरा साहब जिसको ये जिताना चाहते हैं उसने लिया है 9,300। अब 9,300 को इन्होंने जिताना है, किस तरह जिताना है? इन्होंने ये फॉर्म 45 जो इतने अरसा रखी हैं वो फॉर्म 45 को रख के जहाँ 41 लिखा था उसको 541 कर दिया और किया इन्होंने इस तरह के कंप्यूटर पे बैठ के। कंप्यूटर वाला एक बार भाई बताता रहता है कि भाई ये तुम्हारा डेफिसिट जो है वो है इस वक्त लेटर से 50,586। अब 50,586 को आपने किसी तरह वो डालना है, ऐड करना है उस कैंडिडेट को जिसको आपने जिताना है और 5,000 उसके एक्स्ट्रा डाल दो तो वो 55,586 उसको करना है। अब वो कंप्यूटर ईच एंट्री पे एक उधर बैठा है एक उधर बैठा है, वो कह रहा भाई साहब आप 223 डालो इसमें। अब 223 के कैसे डालो? वो उसको 23 वोट मिले हुए हैं उसको 223 कर दो, फिर आपको 0 को आप 5 कर लेते हो, 2 को 3 कर लेते हो, इस तरह कुछ ऐसे 1 को 9 कर लेते हो। वो आपने इस तरह इंटरपोलेशंस की हैं। 0 को 8 कर लेते हो बीच में यूं डाल के। अब वो सारा कुछ जाहिर हो रहा है, वेबसाइट पे इन्होंने डाला है। मैंने जिन कैंडिडेट से पता किया जिन्होंने देखे ही वेबसाइट, उन्होंने कहा हमारे पास तो जो ओरिजिनल है उसमें ये 31 है जिसको इन्होंने 531 कर दिया और ये वोट सारे। अब आप इसमें एक दो क्रॉस केसेस ले लें। अताउल्लाह तारर को कोई जानता है लाहौर में, अताउल्लाह तारर को पाकिस्तान में कोई पसंद करता है, कोई पसंद करता है, कोई उसको वोट डालेगा। उसका हल्का नहीं लाहौर का, उसका हल्का नहीं लाहौर का, वो गुजरांवाला का रहने वाला है। वहां वो सडनली आ जाता है और कैंडिडेट बन जाता है और एक बहुत मुनासिब, एक डिसेंट, एक कदावर वहां कैंडिडेट है, सिंध से आया हुआ, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसने अपने आप को मनवाया है इस इलेक्शन में, जिस पे लोग निछावर हुए हैं, जिसको दूसरी पार्टियों वालों ने भी पसंद किया है क्योंकि उसने इतनी शाइस्ता चलाई है तहरीक और अपनी पार्टी की कैंपेन कि उस पर वाकईतन लोग जो नहीं पार्टी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर शहर में 15,000 मिले और अताउल्लाह तारर को 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख मिल जाए, ये कोई मान सकता है? ओन चौधरी है, ओन चौधरी को कौन जानता है? एक सवाल मैं चूंकि इत्तेज़ार साहब माफी चाहता हूँ, मैं लाख वोट मिल जाए, इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। एक और सवाल के एक ऐसे इक़दाम है कि जी यहाँ पर कुछ राशन तकसीम किया जा रहा है रमज़ान में, विच इज़ ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें जो थैले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी है। तो इस हवाले से ये पहले कोई एक फैसला आया था मेरे ख्याल में कि जी ये जो सरकारी आप है जो भी करते हैं काम उसमें वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। ये है फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये गलत, ये खिलाफ इलीगल है। अगर तस्वीर लगा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं लग सकती, तो ये तो प्राइवेट सिटीजन है, मेरी लगा दे। फिर जितनी तस्वीर लगानी है नवाज शरीफ की, मैं ऑफर करता हूं मेरी लगा दे। ठीक कह रहे हैं आप। ये कोई इनकी अपनी,
अपनी रियासत है, अपने ये बादशाहत है जो अपने खजाने से दे रहे हैं। ये हमारा टैक्स पेयर का मैं टैक्स देता हूँ बड़ा हैवी, अब वो जाएगा मरियम बीबी के हाथों नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ, वो लोगों में बांटा जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इसके हवाले से भी जो है वो कोर्ट का मूव कर सकते हैं। लेकिन एतजाज साहब, जी जी, मैं एहतजाज कर, हाँ जी, कोर्ट में कोई ना कोई मूव कर देगा, करना चाहिए। मैं एहतजाज करता हूँ बड़ा स्ट्रांगली इस पर। अच्छा, ये जो अभी थोड़ी सी बात चल रही है, सियासी कैदियों को छोड़ा जाए, करारदाद भी आ रही है बानी PTI के हवाले से सेनेट में और शायद कौमी असम्बली में भी कोशिश हो, डू यू थिंक इट विल बेयर सम फ्रूट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनके स्टेक्स बहुत हाई हो गए और वैसे तो ये एक मौका है ज़रा फराख दिली का। एक आपका वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया है, एक आपका सदर मुंतखब हो रहा है, एक आपका चेयरमैन सेनेट हो जाएगा, स्पीकर हो गया है। ये इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, ये जब आते हैं, अब एक गवर्नमेंट बनती है, आपस में उनकी बड़ी हम आहंगी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफ़ा इतनी हम आहंगी देखी जाएगी वफाकी हुकूमत में और ईवान सदर में। और एक अपोजिशन है जो आउट ऑफ स्टेप है, आप उसको एम्ब्रेस करें। दिस इज़ द टाइम टू एम्ब्रेस द अपोजिशन। ये वक्त निकल गया तो फिर वो शोर मचाते रहें, आप गले लगाए होंगे। आप ये सीटें जो हैं, इजाफी सीटें, ये दे दें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इसमें से कोई सदर साहब के वोट, सदर साहब इज क्लियरली अ विनर। आसिफ जरदारी साहब is the most fleet-footed politician in this country and he is certainly a winner. अब कोई उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये उनको दे दें। उनके औरतें फौरन जो ख्वातीन हैं उनको रिहा करें, ये दें उनको एक CBM, एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पॉजिटिव नोट पे आपने बड़ा एंड किया कि ये भी ठीक कहा मोहतरम असद साहब ने कि अब आगे कोई कहानी अगर चलानी है तो भाई कोई एक कदम कोई आगे पीछे तो हों, वरना जो जिस तरह की मैशत है, जिस तरह के हालात हैं, ये माज़ारी कहाँ लेके जाएगी। ये अच्छी दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।